The screen is visible to everyone. स्क्रीन विजिबल है। यस सर। चलो। सो आज हमारा जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास नंबर थर्ड है। ओके, सो पहले दो क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे मैनक्यू का, और चैप्टर नंबर 5 का कुछ पार्ट किया हुआ है, कुछ पार्ट बाकी है। ठीक है। सो लास्ट क्लास अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दूं तो लास्ट क्लास में हम लोग फाइनली कहाँ तक पढ़े थे? डिमांड सप्लाई, अच्छा हाँ। चैप्टर नंबर 5 का जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर में परसेंटेज मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ये दो मेथड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये देखो परसेंटेज मेथड, और ये रहा हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जब हमारे पास जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन वन होती है, जिसको हम लोग इन इलास्टिक भी बोलते हैं, तो ऑन दैट टाइम जो हमारे पास डिमांड कर्व होता है वो रिलेटिवली स्टीपर बनता है। और जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन वन होती है तो ऑन दैट टाइम जो हमारे पास डिमांड कर्व होता है वो रिलेटिवली फ्लैटर बनता है। और जब इक्वल टू वन होती है तो हमारे पास जो डिमांड कर्व होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। बट वो तभी बनेगा जब आप टोटल एक्सपेंडिचर की हेल्प से डायग्राम बना रहे हो। ओके, तो दो मेथड हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम लोग एक सिंगल मेथड पहले रिकॉल करते हैं जो आप पहले से पढ़कर आए हो, दैट इज पॉइंट मेथड। ओके, सब पढ़कर आए हो पॉइंट मेथड? सबको आइडिया होगा पॉइंट मेथड क्या होता है। यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप फाइंड आउट करते थे, इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते थे क्या करते थे? लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट, लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट अपॉन में लेंथ ऑफ अपर सेगमेंट। ये आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस में दिया हुआ भी नहीं है, बट पांच टाइप ऑफ प्राइस लास्ट ऑफ डिमांड होता है, तो सॉरी फोर टाइप है तो हमारे पास, तो मैं सारे डिस्कस कर लेता हूँ बस। तो ये कुछ इस तरीके से आप करते थे, थोड़ा सा आपको याद हो तो। आप बोलते थे लेटर सपोज ये आपके पास क्वांटिटी डिमांडेड है, और ये आपके पास प्राइस है, और यस एनीवन किसी डाउट है? ओके, बेसिकली हम लोग अभी फिलहाल में प्रांशु प्राइस लास्ट ऑफ डिमांड की पॉइंट मेथड को स्टार्ट कर रहे हैं। और पॉइंट मेथड का मैंने बस फॉर्मूला लिखा है जो कि था लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट अपॉन में लेंथ ऑफ अपर सेगमेंट। और कुछ इस तरीके से आप क्लास 11th में निकालते थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके सिलेबस में है नहीं। बट सिंस इस तरीके से भी हम लोग इलास्टिसिटी फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग सीख रहे हैं। ओके, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताऊंगा आप लोग। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक डिमांड कर्व है। लेटर सपोज मैंने बोला कि ये एक पॉइंट है जो कि इस डिमांड कर्व के मिड पे है। तो सी इज अ पॉइंट जो कि इस डिमांड कर्व पे मिड पे है। तो अगर मैं इस सी पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालूं, तो अगर आप सभी एग्री करो, अगर मैंने इसका नाम दे दिया ए और नीचे नाम दे दिया बी, तो फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट। लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट क्या है? सी बी है। और लेंथ ऑफ अपर सेगमेंट क्या है? ए सी है। क्या दोनों लेंथ, जो नीचे का लेंथ है ये और जो ऊपर का लेंथ है ये, आपस में इक्वल होंगे अगर सी इज अ मिड पॉइंट? एग्री करते हो? तो एट पॉइंट सी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है हमारा इक्वल टू वन होता है। ये आप क्लास 11th में पढ़ते थे कुछ इस तरीके से। बस उसी चीज को मैं रिकॉल कर रहा हूँ। जब आप इस सी पॉइंट से नीचे कहीं पे बात करोगे, इस सी पॉइंट से नीचे के लाइन पे, कहने का मतलब इस लाइन पे, इसके नीचे कहीं पे भी अगर आप इलास्टिसिटी फाइंड आउट करोगे, तो जब इस रीजन में आप फॉर्मूला यूज करोगे तो फिर से वही फॉर्मूला लगाओगे, लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट अपॉन में लेंथ ऑफ अपर सेगमेंट। और सी से नीचे के लिए जो आपका लोअर सेगमेंट का लेंथ होगा वो अपर सेगमेंट से छोटा होगा। तो यहाँ के लिए हमारे पास जो प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड आता था वो लेस देन वन आता था। जब आप सी से ऊपर, ए से नीचे और सी से ऊपर, इस बीच में कहीं निकालोगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो फिर से फॉर्मूला क्या लगाओगे? लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। लेटर सपोज आपने कोई ये पॉइंट का निकाला, तो इस पॉइंट के नीचे का लेंथ देखोगे तो वो बड़ा निकलेगा, और ऊपर का लेंथ छोटा होगा। तो इस पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी आएगी वो हमेशा क्या आएगी? इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन वन।
कुछ ऐसे आप सीखते थे। अगर आप एग्जैक्ट इस बी पॉइंट की बात करोगे तो एग्जैक्ट इस बी पॉइंट पे जो लोअर सेगमेंट है वो जीरो है, लोअर सेगमेंट की लेंथ जीरो है, और अपर सेगमेंट की लेंथ समथिंग है, और जीरो अपॉन में समथिंग क्या होता है, जीरो। तो एग्जैक्ट बी पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी होती थी वो इक्वल टू जीरो होती थी। और जब एग्जैक्ट ए पॉइंट की बात करोगे तो एग्जैक्ट ए पॉइंट पे जो आपका अपर सेगमेंट है वो जीरो है, तो समथिंग अपॉन में जीरो होता है, नॉट डिफाइंड। तो एग्जैक्ट ए पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी होगा आपका वो होगा इन्फिनिटी। तो ये पॉइंट मेथड बताता था हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट केस में जो इलास्टिसिटी होगा कुछ इस तरीके से होगा। किसी को डाउट है इसमें? एनीवन? ये बस मैंने रिकॉल कराया क्लास लेवल। अच्छा, कोई बताएगा कि हम लोग पॉइंट मेथड से इलास्टिसिटी कब फाइंड आउट करते हैं, व्हेन वी विल यूज दिस मेथड? क्यों हम लोग पढ़ रहे थे इसको, कब इसका यूज करेंगे, कब या यूज करते हैं? कोई है ऐसा? एनीवन? गेस करो कोई भी थोड़ा सा। चलो, किसी को नहीं पता। चलो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग पॉइंट मेथड का यूज तब करते थे क्लास 11th में। यस, किसी एक का आया है। वो तो ठीक है, नेचर ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने की तो ठीक है, बट कब यूज करेंगे नेचर ऑफ इलास्टिसिटी? तो हमें हर एक मेथड बताएगा ना, टोटल एक्सपेंडिचर भी बताएगा, परसेंटेज मेथड भी बताएगा, आगे हम लोग मिड पॉइंट मेथड सीखेंगे वो भी बताएगा। बट कौन से टाइम पे कौन से मेथड को यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जब हमारे पास क्वालिटेटिव टेक्निक यूज करना होता है हमें, तो उस टाइम पे हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यूज करते हैं। ओके। जब हमारे पास एब्सोल्यूट टर्म में हमें वैल्यू चाहिए होती है, या इस तरीके से आप बोल सकते हो जो यूनिट पे डिपेंड करता है, तो हम लोग परसेंटेज मेथड को यूज करते हैं। जब हमारे पास रिलेटिव मेजर में चाहिए इलास्टिसिटी, मतलब जो यूनिट से फ्री हो, फ्री फ्रॉम यूनिट हो, तो ऑन दैट टाइम हम लोग मिड पॉइंट मेथड का यूज करते हैं। तो उसी तरीके से पॉइंट मेथड का यूज हम लोग कब करेंगे, ये क्वेश्चन। कोई है जिसको आइडिया हो? चलो मैं आपको बताता हूँ। क्लास 11th में आपने, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो पॉइंट मेथड का हम लोग यूज तब करते हैं जिस टाइम पे जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो बहुत नेग्लिजिबल है। जब आपके पास जो प्राइस की वैल्यू है, जैसे लेटर सपोज मैं बोलता हूँ कि कोई कार है जिसकी प्राइस है कुछ इस तरीके से, कार और प्राइस है लेटर सपोज 9,99,999। इस पे आप लेटर सपोज कोई ना कोई क्वांटिटी हो रही होगी, आने वाले टाइम में कोई सेल लगा और कार की जो प्राइस है वो हो गया 9 लाख, मान लेते हैं 49,999। अब जब यहाँ से परसेंटेज निकालोगे ना, तो चेंज जो हुआ है प्राइस में वो कितने का प्राइस में चेंज हुआ है, 50,000 का। अपॉन में क्या लगाओगे आप, 9,99,999। तो जो चेंज आया है वो बहुत कम का आया है, मतलब इन कंपेयर टू प्राइस देखा जाए और चेंज देखा जाए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो जब यहाँ से आप परसेंटेज निकालोगे तो इसकी वैल्यू जो है वो जीरो पॉइंट समथिंग में आएगी, मतलब बहुत नेग्लिजिबल आएगी। ये मैंने थोड़ा और बड़ा प्राइस ले लिया, लेटर सपोज आप इसको कुछ इस तरीके से रखो कि चेंज जो प्राइस कार का प्राइस डाउन हुआ है वो 9,89,000 हुआ है। अब जाके अब ये 10,000 का बस चेंज आया है। तो इस टाइम पे भी जो आपके पास जो ये परसेंटेज फॉर्म में निकालोगे वो बहुत नेग्लिजिबल आएगा। और जब परसेंटेज फॉर्म जो आपका आ रहा है प्राइस में चेंज का वो बहुत नेग्लिजिबल आ रहा है, ऑन दैट टाइम आप यूज करते हो पॉइंट मेथड को, क्योंकि आप पॉइंट मेथड पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब सपोज आपको ये निकालना हो, ये निकालना हो, किसी भी, अगर थोड़ा सा भी नेग्लिजिबल चेंज आया है आपके प्राइस में, थोड़ा सा भी, तो उससे भी क्या इम्पैक्ट आएगा वो आपको पॉइंट मेथड बताएगा। कि आपकी इलास्टिसिटी इक्वल टू वन होगी, या ग्रेटर देन वन होगी, या लेस देन वन होगी। क्लियर है? तो व्हेन वी हैव अ basically negligible change in percentage change in price, on that time we will use price point method to finding out the elasticity of demand। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास ये नंबर लाइन हमारे पास ड्रॉ है, इस पे हम हर एक पॉइंट को निकाल सकते हैं, हर एक पॉइंट को। ओके उमंग, मैंने ये बोला बताया आपको कि जब भी हमारे परसेंटेज चेंज इन प्राइस में बहुत नेग्लिजिबल का चेंज आता है, लेटर सपोज प्राइस पहले आपका ये था, अब चेंज जो प्राइस में है वो बहुत कम का आया है, बहुत कम का आया है, और इस टाइम पे आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेक करना है कि क्या चेंजेस आए हैं। तो इस टाइम के लिए इस सिनेरियो में हम लोग पॉइंट मेथड का यूज करते हैं।
जो कि हमें ये बताएगा कि ड्यू टू चेंज इन प्राइस जो आपकी इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू वन है या ग्रेटर देन वन है या लेस देन वन है या इन्फिनिटी होगा या जीरो होगा। तो नेग्लिजिबल चेंज जब होता है हमारे प्राइस में तो ऑन दैट टाइम जब हम लोग यूज करते हैं वो पॉइंट मेथड करते हैं। आपके सिलेबस में पॉइंट मेथड नहीं दिया हुआ है, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। क्लियर? चलिए, ये अगर समझ में आ गया तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस का दैट इज मिड पॉइंट मेथड। ये आपके कॉलेज में कराया गया हो, मिड पॉइंट मेथड। ओके। जिस यहाँ पे भी हम लोग ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल रहे होते हैं, फॉर्मूला मैं अभी जस्ट लिखूंगा। पहले देखते हैं कि मिड पॉइंट मेथड हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। ओके। मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके से सिनेरियो गिवन है। लेट अस सपोज हमारे पास कुछ इस तरीके से एक डिमांड फंक्शन एक गिवन है। ये रहा हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड, और ये रहा हमारे पास प्राइस, और एक लीनियर डिमांड हमारे पास ऐसे ड्रॉ किया गया है। ये हमारे पास डिमांड कर रहे हैं। मैं ना एट प्राइस P इक्वल टू 10 पे मैं कुछ क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा था। लेट अस सपोज एट प्राइस P इक्वल टू 10 पे जो मैं क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा था वो था 1000। और ये जो पॉइंट था इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए। प्राइस जब फॉल किया 10 से 5 हुआ तो मैंने क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाई ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि प्राइस फॉल करेगा तो हम लोग डिमांड बढ़ाएंगे। लेट अस सपोज अब हम लोग 1500 यूनिट ऑफ क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। तो प्राइस के फॉल होने पे हम लोग ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच गए। जब प्राइस 10 था तो हम लोग 1000 यूनिट ऑफ क्वांटिटी लेते थे। जब प्राइस 5 हुआ तो हम लोग 1500 यूनिट ऑफ क्वांटिटी ले रहे हैं। अब मैं ये निकालना चाहता हूं कि जब मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचा तो प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या था, मतलब किस प्रोपोर्शन में मैंने प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में जो चेंज लाया वो कैसा लाया, मेरा जो रिस्पॉन्सिवनेस चेंज था वो क्या था, जो कि मेरे को इलास्टिसिटी बताएगा। तो इस टाइम पे मैंने इलास्टिसिटी को फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज मेथड। ओके। सो मैंने परसेंटेज मेथड यूज किया, और परसेंटेज मेथड से प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड जो हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस इनटू में इनिशियल प्राइस अपॉन में इनटू क्वांटिटी, प्राइस बाहर एक अपॉन। लगा देते हैं हम लोग माइनस, सो डेट कि हमारा इलास्टिसिटी नेगेटिव के फॉर्म में ना आए। तो बेसिकली हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग इनिशियली मेरे पास प्राइस क्या था, 10 था। इस टाइम पे क्वांटिटी हम लोग ले रहे थे 1000। इसके बाद प्राइस मेरा फॉल होके 10 से 5 हो गया, क्वांटिटी हम लोग लेने लगे 1500। तो हम लोग इनिशियल ए पॉइंट पे थे, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आए, और मैं इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा यहाँ पे माइनस चेंज इन क्वांटिटी 10, 1000 से 1500 हुआ है, तो मतलब प्लस 500 का क्वांटिटी में चेंज आया है। प्राइस में जो चेंज आया वो -5 का आया है। इनिशियल प्राइस आपके पास 10 था, इनिशियल क्वांटिटी आपके पास 10,000 थी। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1। तो आपके पास प्राइस प्लस ऑफ डिमांड 1 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ना सिनेरियो कुछ ऐसा आया, लेट अस सपोज कि आप ऐसा करो कि कोई ऐसा कंज्यूमर था वो पहले बी पॉइंट पे था, पहले मार्केट के प्राइस 5 था। पहले हम लोग अभी लेके चल रहे थे, हम लोग ए पॉइंट पे थे। अब हम लोग ऐसा नहीं कर रहे, हम लोग सेम सिनेरियो ले रहे हैं, सेम डायग्राम ले रहे हैं, सेम शेड्यूल ले रहे हैं। बस ये लेके चलते हैं कि हम लोग इनिशियल जो हमारा पॉइंट था वो बी था, कि जब प्राइस आपका 5 था तो आप क्वांटिटी ले रहे थे 1500। किसी वजह से प्राइस इंक्रीज हो गया, 5 से 10 हो गया, आप क्वांटिटी फॉल कर गए, क्वांटिटी आप लेने लगे आप 1000। मतलब अब आप बी पॉइंट से ए पॉइंट पे जा रहे हो और इलास्टिसिटी आप निकाल रहे हो। तो अगर देखा जाए तो अगर आप सभी एग्री करो तो सिनेरियो तो सेम है, डिमांड कर्व भी सेम है, टेबल भी सेम है, शेड्यूल भी सेम है, प्राइस भी सेम है, क्वांटिटी भी सेम है। लेकिन मैं इलास्टिसिटी जब फाइंड आउट करने के लिए जाऊंगा विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज मेथड, देखो क्या आएगा। तो इस बार जब आप फॉर्मूला पे पुट करोगे तो इस बार जो आपका क्वांटिटी में चेंज आया वो क्या आया है, 1500 से 1000 पे आप आ गए। तो -500 का क्वांटिटी में चेंज आया है, तो क्वांटिटी में चेंज आया -500 का। जब मैं प्राइस में चेंज देखूंगा तो मैं 5 से 10 पे आ गया, तो +5 का चेंज आया है प्राइस में, +5 इंटू। अब जब मैं इनिशियल प्राइस देखूंगा तो आज मेरा इनिशियल प्राइस है 5 रुपीज। तो मैंने लिखा यहाँ पे इनिशियल प्राइस क्या है, 5 रुपीज। जब इनिशियल क्वांटिटी की बात करेंगे तो इनिशियल क्वांटिटी कितना है, 1500। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 0.33 समथिंग। सिनेरियो आपका सेम था, हर चीज आपका सेम था, बट इलास्टिसिटी में डिफरेंट आ गया। ये डिफरेंट इसलिए आ गया क्योंकि आपने अपने इनिशियल यूनिट को चेंज किया है। क्लियर है? तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो परसेंटेज मेथड है वो डिपेंड करता है आपके यूनिट के ऊपर? यस सर। क्लियर? अब कहता है कि अब
सिनेरियो सेम था, शेड्यूल सेम था, बट फिर भी इलास्टिसिटी चेंज आ गया। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करें? तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आपके पास एक आया मिड पॉइंट मेथड। मिड पॉइंट मेथड क्या कहता है कि आप फॉर्मूला सेम रखो, चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ये तो सेम रखो। आप इनटू में जो इनिशियल प्राइस अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी करते थे, उसके जगह पे आप एवरेज प्राइस अपॉन में एवरेज क्वांटिटी कर दो। बस इतना चेंज आया फॉर्मूला में कि इनिशियल प्राइस अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी के प्लेस पे आप पुट कर रहे हो एवरेज प्राइस अपॉन में एवरेज क्वांटिटी। तो अगर थोड़ा सा अब मैं मिड पॉइंट मेथड के हेल्प से फॉर्मूला देखूं, मिड पॉइंट मेथड की हेल्प से, तो जो प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या आएगा, माइनस चेंज इन क्यू अपॉन में चेंज इन पी इनटू में, बताओ प्राइस का एवरेज कैसे निकलेगा, दोनों प्राइस का समेशन अपॉन में टू। और एवरेज क्वांटिटी कैसे निकलेगा, दोनों क्वांटिटी का समेशन अपॉन में टू। दिस इज योर एवरेज प्राइस अपॉन में एवरेज क्वांटिटी। सभी एग्री करो तो क्या मैं इस टू और इस टू को रिमूव कर सकता हूं, एंड फाइनल आंसर यू हैव चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू में P1 प्लस P2, दोनों प्राइस को ऐड कर दो, दोनों क्वांटिटी को ऐड कर दो, दैट्स इट। अब आप निकालो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से लेकर बी पे आए, इस टाइम पे आप इलास्टिसिटी निकालो। जब आप पॉइंट ए से बी पे आए थे, तो आपके लिए जो शेड्यूल था वो ये था शेड्यूल, क्लियर है? तो इस टाइम पे आपके पास क्या आया था कि जो क्वांटिटी में चेंज आया था वो +500 का आया था, प्राइस में चेंज आया था -5 का। अब निकालो आप क्या, तो आपके पास एवरेज प्राइस क्या आएगा, मतलब फॉर्मूला में क्या था, P1 प्लस P2। तो पहले प्राइस था 10, बाद में प्राइस आया 5, तो P1 प्लस P2 10 प्लस में 5 15 आ जाएगा। Q1 प्लस Q2 क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 1000 प्लस में 1500, ये आ जाएगा 1000 प्लस में 1500। इसको आगे लेके चलोगे, डिवाइड में आपके टू भी आएगा पास, क्या? नहीं टू मैंने कट कर दिया, नहीं यहाँ पे देख लो, ये टू कट जाएगा ना, क्लियर है? आप चाहो तो टू लिख सकते हो, बट टू लिखोगे भी तब भी बात वही हो। ओके, 15 अपॉन में ये आ गया 2500। अब इसको सॉल्व करो, यू विल गेट सम पॉइंट जो कि इलास्टिसिटी होगा। सिमिलरली अगर लेटर सपोज मैं कहता हूँ नहीं, आप क्या करो, ऐसा करो, पहले आप पॉइंट बी पे थे, अब आप ए पे आए हो, तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा वो क्या आएगा, माइनस में। जब आप बी से ए पे गए थे तो क्वांटिटी में चेंज आया था -500 का, और प्राइस में चेंज आया था +5 का, लेकिन इनिशियल प्राइस और बाद वाला प्राइस तो वही था ना, 5 + 10, और यस। 1500 प्लस में 1000। प्लस क्या मैं 1000। बोल सकता हूँ जो इसका भी सॉल्यूशन आएगा और जो ऊपर वाले का सॉल्यूशन आया था दोनों सेम होंगे? यस सर। तो मिड पॉइंट क्या यूनिट पे डिपेंड करता था, ये फ्री फ्रॉम यूनिट आ गया। तो अगर आपके पास सिनेरियो सेम है, शेड्यूल सेम है, डिमांड कर्व सेम है, तो इलास्टिसिटी भी सेम ही आएगा, चाहे आप ए से बी पे जाओ या बी से ए पे जाओ। क्लियर है? यस सर। तो आपको ध्यान रखना है, मिड पॉइंट के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, माइनस चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू में P1 प्लस P2 अपॉन में Q1 प्लस Q2। कोई चाहता है कि मैं P1 प्लस P2 डिवाइड बाय 2 करूं, फिर नीचे में भी Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2 करो, तो भी कर सकता है, वो भी चलेगा। क्योंकि बुक में जब आप देखोगे तो बुक में पहले आपको ऐसे दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा, कुछ ऐसा फिर ऐसा, तो मैंने यहाँ से 2 को रिमूव कर दिया। क्लियर सभी को मिड पॉइंट मेथड? एनीवन, किसी को डाउट? यस उमंग, आपको क्या समझ में नहीं आया नो बताओ? सर। ओके चलो ठीक है। कभी अगर उमंग कोई पर्टिकुलर चैट में नहीं पढ़ पा रहा हूँ किसी भी पर्टिकुलर डाउट्स के, तो आप लोग हैंड रेज करके डाउट पूछ सकते हो। कई बार होता है कि स्किप हो जाता है। चलो, ओके, सो ये आपके पास था क्या, मिड पॉइंट मेथड। चलिए अब ना मैं क्रॉस प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड और इनकम प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड का एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूंगा कि कैसे सॉल्व होगा, बट इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन मैं और अगली क्लास में करूंगा। लेकिन फिलहाल जितना आपके बुक में दे रखा है वो मैं आपको बस कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। आपके पास एक आता है क्या, तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मान लेते हैं दो गुड्स है और गुड एक्स एंड वाई है, तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है,
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड वन। मान लेते किसी गुड वन की क्वांटिटी में जो परसेंटेज चेंज आया है, और वो क्यों आया है? ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड टू। तो दूसरे गुड के प्राइस के चेंज होने के वजह से, अगर मान लेते पहले गुड पे कोई चेंज आया, मतलब वाई के प्राइस में चेंज आने के वजह से एक्स में क्या चेंजेस आएंगे, जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड का केस होता है, तो ऑन दैट टाइम जो हम लोग प्राइस ऑफ डिमांड निकालते थे उसको बोलते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है? तो आपके पास टेबल होगा तो आप कुछ इसी तरीके से आगे प्रोसीड करोगे। इसको थोड़ा और अगर ब्रेक करके लिखा जाए तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड वन ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड टू, इनटू में इनिशियल प्राइस ऑफ गुड टू अपॉन में इनिशियल प्राइस ऑफ गुड वन। ये दोनों चीजें सेम। क्लियर? यस सर। फॉर्मूला में किसी को डाउट है? चलिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह मैं अच्छे से कराऊंगा, इसलिए मैं बस अभी फॉर्मूला लिख रहा हूँ सिंस आपके बुक में है तो। बाकी इसको थोड़ा मैं और आगे एक्सप्लेन करूंगा, दैट्स वाई मैं बस अभी जो जितना बुक में गिवन है उतना ही मैं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट भी है बेसिकली इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम Sir, इलास्टिक, यस। sir, can we write x and y in place of 1 and 2? हाँ, आप लिख सकते हो, In यहाँ पे place आप लिख of 1, सकते we can write x. हो, यस। और इन केस ऑफ टू वाई। Oh, तो ठीक है, तो लेट सपोज यहाँ पे भी तब आप वैसा ही कर लो कि गुड एक्स के क्वांटिटी में क्या चेंज आया था ड्यू टू प्राइस इन चेंज इन गुड वाई। और ऊपर आप मेंशन कर लेना कि आपके पास दो गुड्स है, टू गुड्स, एक है हमारे पास गुड एक्स और एक है हमारे पास गुड वाई। चलो, अब आते हैं हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग ईएम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या कहता है? ये कहता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन मनी इनकम। कि आपके इनकम के चेंज होने की वजह से जो आप क्वांटिटी डिमांड में चेंज लाओगे उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी फॉर्मूला को अगर थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखा जाए तो ये ऐसा होगा, चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन मनी इनकम इनटू में इनिशियल मनी इनकम अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी, बोथ आर सेम। क्लियर है? किसी को डाउट एनीवन फॉर्मूला में? मतलब शेड्यूल कुछ इसी तरीके सर से हो कि एक मान लेते कंज्यूमर का मनी इनकम, लेटर सपोज पहले 1000 था तो डिमांड करता था वो मान लेते 1100 यूनिट का, मनी इनकम 500 हो गया, मतलब फॉल कर गया, तो अपने डिमांड को भी फॉल करके 550 कर दिया। तो अब आप आराम से क्या कर सकते हो, चेंज इन मनी निकाल सकते हो, चेंज इन क्वांटिटी निकाल सकते हो, इनिशियल मनी इनिशियल क्वांटिटी बस पुट करना है। जैसे प्राइस इलाज ऑफ डिमांड में आप पुट करते थे उसी तरीके से यहाँ पे भी पुट करना है। बट मैं अभी इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मैं इससे अलग तरीके से आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा आप लोगों को बाद में। हाँ बताओ, क्या डाउट था? किसी को कुछ पूछना था? सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो, वो फॉर्मूला लिखना था क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी वाला। ठीक है, डन। यस सर, लिख लिया। थैंक चल यू। मैं वैसे पीडीएफ भी भेज दूँ। इस पे आप लोग लगा लेना स्टार, ये इंपॉर्टेंट है मिड पॉइंट मेथड। एक मिड पॉइंट मेथड, एक परसेंटेज मेथड, इन दोनों मेथड से ही आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा इलास्टिसिटी। जैसे लास्ट ईयर में परसेंटेज मेथड से पूछा गया था, हो सकता है इस बार जो है मिड पॉइंट से पूछ ले, या हो सकता है परसेंटेज से दोबारा पूछ ले। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से कम 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो बनेंगे बनेंगे, चाहे वो मिड पॉइंट से पूछ लेगा या तो परसेंटेज के हेल्प से पूछ लेगा। अब भाई अगर ये आपको समझ में आ गया तो सिमिलरली अगर मैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करूं तो वहां पे भी हमारे पास एक मेथड होता है, वही परसेंटेज मेथड। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को फाइंड आउट करने के लिए मैं एक मेथड लिख रहा हूं, जैसे कि जो बुक में आपके पास दे रखा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर में हमारे पास जो कुछ इस तरीके से लोग रिप्रेजेंट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस इनटू में इनिशियल प्राइस अपॉन में क्वांटिटी।
एक ही मेथड दे रखा है आपको, परसेंटेज मेथड, और एक ही मेथड से आपको इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है। क्लियर है यहाँ तक? बाकी गुड्स के नेचर पे कैसे सप्लाई कर्व चेंज होगा, सप्लाई कर्व बनेगा, जैसे कि हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्रॉसपॉन्ड में लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर गुड्स हमारा नेसेसिटीज है तो ऑन दैट टाइम इलास्टिसिटी क्या होगी, और अगर इलास्टिसिटी लेट सपोज गुड नेसेसिटीज है तो हमारा जो इलास्टिसिटी होगा वो इन इलास्टिक होगा, लेस देन वन होगा, तो ऑन दैट टाइम जो डिमांड कर्व होगा वो स्टीपर बनेगा। अगर गुड हमारे पास लग्जरी है तो ऑन दैट टाइम जो इलास्टिसिटी होगी वो इलास्टिक होगी, और आपका जो डिमांड कर्व बनेगा वो रिलेटिवली फ्लैटर बनेगा। तो उस तरीके से सप्लाई में भी डिफरेंट डिफरेंट नेचर ऑफ गुड्स के क्रॉसपॉन्ड में सप्लाई कर्व बनेगा, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस ओके। सर। चलो, तो बेसिकली ना मैं आज की क्लास में मेन मेन टॉपिक करा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम और यू कैन से इंटरनल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। जिन भी बच्चों का क्लास चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 से इंटरनल है, तो उनको ये इलास्टिसिटी का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा डेफिनेटली। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ इससे कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, वो ये है बेसिकली application of elasticity of demand, application of elasticity of demand and supply। यहाँ पे आपको टोटल 3 एप्लीकेशन पढ़ने हैं। तीनों एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई भी एक एप्लीकेशन पेपर में आ जाएगा, और मिनिमम 6 और मैक्सिमम 10 मार्क्स में आएगा। तो आज की पूरी क्लास थी वो टोटल आपको मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 मार्क्स देके जा सकता है। अगर मिड पॉइंट का क्वेश्चन आ गया या परसेंटेज मेथड का क्वेश्चन आ गया तो 4 नंबर वहां से मिलेंगे, और एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में से किसी एक एप्लीकेशन आ गया तो वहां से आपको 6 से 10 नंबर मिल सकते हैं। तो ध्यान से समझना ये क्या है, बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन नोट्स आपको मिल जाएंगी ऐप के ऊपर में। यस आंसर। चलो, मिड पॉइंट से आया था ना, आएगा ही, मुझे पता ही था मिड पॉइंट से आएगा या तो परसेंटेज मेथड से आएगा। चलो कोई नहीं, आंसर आपने कर लिया था क्वेश्चन। Yes, I got it. चलो, एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन आपके पास है। एक बात बताओ, अगर कोई गुड न्यूज है फार्मिंग में, फार्मिंग एक इंडस्ट्री है और फार्मर अलग चीज है, फार्मिंग एंड फार्मर बोथ आर डिफरेंट चीज। मान लेते हैं फार्मिंग एक इंडस्ट्री है और फार्मर वहां का प्रोड्यूसर है, तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि कोई एक गुड न्यूज है फार्मिंग इंडस्ट्रीज के लिए, गुड न्यूज फॉर फार्मिंग। अब मेरे को आप ये बताओ कि अगर फार्मिंग इंडस्ट्रीज के लिए कोई एक न्यूज है जो कि गुड है, तो क्या ये फार्मर के लिए बैड न्यूज होगा या गुड न्यूज होगा? ये एप्लीकेशन सर क्लास गुड में न्यूज़ कॉलेज में हो। कराया आप लोगों को? नो सर। नहीं कराया, कराना चाहिए, होगा आई थिंक इसके अंदर। बताओ सर अभी अगर, यूनिट ही नहीं स्टार्ट। अच्छा ये स्टार्ट नहीं हो, ठीक है। बताओ अगर फार्मिंग के लिए कोई न्यूज गुड है, फार्मिंग इंडस्ट्री के लिए अगर कोई एक गुड न्यूज आई है, जैसे लेटर सपोज मैं बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो गया है, ठीक है, तो ये गुड न्यूज है फार्मिंग इंडस्ट्रीज के लिए। अब इससे बताओ फार्मर के लिए क्या होगा, ये जो गुड न्यूज है फार्मिंग इंडस्ट्री के लिए, ये फार्मर के लिए गुड न्यूज है या बैड न्यूज होगा? गुड सर न्यूज। गुड भी हो सकती है बैड भी। ठीक है, अरे कोई एक चीज बताओ, अगर गुड भी हो सकता है बैड भी हो सकता है, क्यों हो सकता है? सर बैड होगी। ओके, किसी ने बैड बोला, ठीक है, क्यों बैड होगा, क्यों डिपेंड करता है बैड पे? सर बैड इसलिए हो सकती है क्योंकि उससे जो फार्मर्स की एम्प्लॉयमेंट है वो चले जाएगी टेक्नोलॉजीज की नहीं वजह नहीं से। और नहीं गुड इसलिए हो सकती है। नहीं। The बोलो price will पुलिस। decrease. ओके, प्राइस विल डिक्रीज, ठीक, चलो देखते क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिखा गुड न्यूज फॉर फार्मिंग। अब फार्मर के लिए क्या होगा, इज बिकम डैश न्यूज फॉर फार्मर। अब वो डैश क्या है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये पहला एप्लीकेशन है आपका। ध्यान से देखो, एप्लीकेशन एप्लीकेशन करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको रिकॉल करता हूँ जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नेचर ऑफ गुड्स, नेचर ऑफ गुड्स दो टाइप्स की गुड्स है। एक मैंने बोला नेसेसिटीज गुड्स है, और एक मैंने बोला लग्जरी गुड्स है। मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था नेसेसिटी गुड्स का जो इलास्टिसिटी होती है वो इनइलास्टिक होती है, और लग्जरी की क्या होती है, इलास्टिक होती है। निराश।
और इन इलास्टिक में लेटर सपोज मैंने रिप्रेजेंट करता हूँ, लेस देन वन होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिक में क्या होगा, ग्रेटर देन ग्रेटर वन देन वन। होगा। और जब इलास्टिसिटी लेस देन वन होता है तो जो डिमांड कर्व होता है हमारा कौन सा कैसा बनता है, स्टीपर, यस सर। रिलेटिवली स्टीपर। ये लास्ट क्लास में टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से मैंने करवाया था। और जब आपका इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन होता है तो ऑन डेट टाइम, मतलब अगर आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इलास्टिक है, तो इस टाइम पे जो डिमांड कर्व आपका बनेगा वो रिलेटिवली फ्लैटर बनेगा। फ्लैटर। चलो सबसे पहले तो ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ कि नेसेसिटीज के लिए जो इलास्टिसिटी होगी वो इन इलास्टिक होगी, और जो डायग्राम बनेगा डिमांड कर्व का वो स्टीपर बनेगा। लग्जरी के लिए जो इलास्टिसिटी होगी वो इलास्टिक होगी, और जो डायग्राम बनेगा डिमांड कर्व का वो फ्लैटर बनेगा। यहां तक किसी को डाउट, एनीवन? ये क्लियर है? नो सर। ठीक है, अगर यस सर। आपको कोई डाउट हो तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया, आप लास्ट क्लास जब रिकॉर्डिंग देखोगे समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी पढ़ा था। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो कि क्या बोलता था कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को तीन अलग अलग एक्सपेक्ट में ये एक्सप्लेन करता था कि या तो वो ग्रेटर देन वन होगा, या तो वो लेस देन वन होगा, या तो वो इक्वल टू वन होगा। जब ग्रेटर देन वन होगा तो ऑन दैट टाइम ये बोलता था कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन के साथ टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस। जब लेस देन वन होगा तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस। और जब इक्वल टू वन होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इनवर्स रिलेशनशिप का क्या बेसिकली मतलब है कि अगर आपके प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर आप उस गुड्स पे फॉल कर दोगे, एंड वाइस वर्सा, प्राइस कम हो रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दोगे। डायरेक्ट क्या बताता है कि अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी आप क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। और अगर प्राइस फॉल कर रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर आप क्या कर दोगे, फॉल कर दोगे। इसका मतलब है डायरेक्ट, मतलब सेम डायरेक्शन में जाना। यहां तक किसी को डाउट, एनीवन? ये सबको समझ में आ गया कि जब आपका इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन होगा देन देर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस। प्राइस के बढ़ने पे आप टोटल एक्सपेंडिचर अपना फॉल कर दोगे, टोटल एक्सपेंडिचर फॉल करोगे। डिमांड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर। सिमिलरली जब आपका इलास्टिक लेस देन वन होगा तो प्राइस के बढ़ने पे आप टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दोगे। क्वांटिटी डिमांडेड तो प्राइस के बढ़ने पे कम होगा ही होगा लॉ ऑफ डिमांड से, लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो आपका बढ़ जाएगा। इसमें किसी को डाउट, एनीवन? लास्ट क्लास में हम लोग करके आए हुए हैं। ठीक है, अगर मान लेते किसी को ये कंसेप्ट नहीं आता तो लास्ट क्लास जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो तब आप समझ जाओगे। फिलहाल के लिए आप लेके चलो कि टोटल एक्सपेंडिचर में हम लोग ये मान कर चलते हैं, ये हम लोग सीख कर आए कि जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन है देन देर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस। जब लेस देन वन है देन देर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। ओके, आप ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया, एक डिमांड कर बनाया, तो सप्लाई कर भी बनाएंगे कुछ इस तरीके से। अब हम लोग फार्मर को लेकर आते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा क्वांटिटी डिमांडेड। अब ये कौन सी क्वांटिटी है, तो मैंने बोला ये वीट है। अब बताओ ये जो वीट है, नेचर ऑफ गुड्स के करस्पॉन्ड में ये लग्जरी आइटम होगा या नेसेसिटी आइटम होगा? नेसेसिटी। सर नेसेसिटी। नेसेसिटी होगा। लग्जरी और नेसेसिटी में डेफिनेटली ये नेसेसिटीज ही होगा, ये लग्जरी नहीं हो सकता। और या ये सभी के लिए क्या नेसेसिटीज ही होगा, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास जो वीट है वो एक नेसेसिटीज गुड है। क्लियर? अब मेरे को ये बताओ, अगर वीट नेसेसिटीज गुड है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो इन इलास्टिक होगी, और इसका जो डिमांड कर्व बनेगा वो रिलेटिवली स्टीपर बनेगा। यस सर। तो एक अजम्पशन को लेकर चलते हुए कि सिंस वी हैव अ क्वांटिटी ऑफ वीट, और वीट एक नेसेसिटीज गुड्स है और उसकी इलास्टिसिटी इन इलास्टिक होती है, और इस पे मैंने बोला कि जो इसका डिमांड कर्व बनेगा वो रिलेटिवली स्टीपर बनेगा, तो मैंने एक स्टीपर डिमांड कर्व इस तरीके से ड्रॉ कर दी। दिस इज योर डिमांड कर्व। सप्लाई के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपने एक नॉर्मल सप्लाई कर्व क्या किया, ड्रॉ कर दिया। तो लेट अस सपोज, यस प्रांशु? सर जैसे कि ये आपने इन इलास्टिक लिखा है जहाँ पे जो लेस देन वन है, बट सर वो इन इलास्टिक तो जीरो होगा ना, जैसे कि इन इलास्टिक बेसिकली हम नहीं जब नहीं नहीं, चेंज। परफेक्टली इनइलास्टिक को जीरो बोलते हैं। ओके सर। इन ठीक है, इलास्टिक सर, लेस इलास्टिक जो है फिर। लेस लेस इलास्टिक भी यही इलास्टिक आया है। यही तो है ना सर। हाँ,
अच्छा एक बात तो बताओ, अगर मैं बोलता हूँ कि किसी गुड का प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड 4 है, तो क्या मैं बोलूंगा इसको? सर ये मोर इलास्टिक हो जाएगा। ऐसे ही बोल दूंगा या फिर कुछ देखूंगा, कुछ सोचूंगा भी? कभी भी तो इलास्टिसिटी का नंबर, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, ये सब मेंशन नहीं करता। अगर मैं ये बोलता हूँ कि कोई दो गुड्स है, किसी दो गुड्स में एक गुड एक्स है जिसकी प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड जो है वो 4 है, और एक गुड वाई है जिसकी प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड जो है वो 5 है, आप बताओ कि इन दोनों में से कौन सा गुड लेस इलास्टिक है? ये सर ये जो जिसका 4 वाला है फोर। ना। तो मतलब जी 4 के लिए भी तो मैंने इस गुड को लेस इलास्टिक बोल दिया ना। जी तो सर ये बिल्कुल। एक जनरल फॉर्म होता है कि जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है तो हम उसको इनइलास्टिक बोलते हैं, और इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है तब उसको इलास्टिक बोलते हैं। बट एक्चुअली में ऐसा हमेशा हो, ये जरूरी नहीं है। अगर मैं किसी दो गुड्स को कंपेयर करूंगा तो उस दो गुड्स में जिसकी इलास्टिसिटी कम आएगी वो गुड मेरे रिलेटिवली इन कहलाएगी, क्या जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो इससे आप याद मत करना कि लेस देन 1 है तो इनइलास्टिक ही होगा, ग्रेटर देन 1 है तो ऐसे याद नहीं करना आपको। ये एक जनरल फॉर्म होता है। चलिए, सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे थे कि हमारे पास एक बीट है, बीट सिंस नेसेसिटी गुड्स है, तो इसलिए मैंने उसका एक डायग्राम बनाया रिलेटिवली स्टीपर, क्योंकि गुड एक नेसेसिटी गुड्स है और इसकी इलास्टिसिटी इन इलास्टिक होती है। सप्लाई के कोरस्पॉन्ड में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था तो सप्लाई को मैंने नॉर्मल बनाया। ओके, अब अगर सभी एग्री करो तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट आएगा ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है? तो कहने का मतलब यहां से हमारे पास ये एक इक्विलिब्रियम प्राइस आएगा, लेट अस सपोज P1, और ये एक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आएगा, लेट अस सपोज इस क्वांटिटी को मैंने नाम दे दिया Q1। क्लियर है? ठीक है। तो जहां पे डिमांड एंड यस। सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट हो गए हैं वहां से हमारे पास एक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड एक इक्विलिब्रियम डिमांड आ चुका है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो आपके पास एक एरिया दिख रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मान लेते ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ई P1 O Q1, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज नथिंग बट अ एक्सपेंडिचर, और यू कैन से टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर? मार्केट में टोटल Q यूनिट ऑफ आउटपुट बिक रहा है, जिस जो कि प्राइस P1 पे बिक रहा है। तो अगर मैं Q1 इंटू में P1 कर देता हूँ, लेट सपोज कोई एक ही कंज्यूमर है जिसको परचेज कर रहा है, क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज नथिंग बट अ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर? और मान लेते हैं 10 कंज्यूमर मिलकर परचेज कर रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल दी कंज्यूमर, क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो आपके पास रेक्टेंगल आएगा, दिस इज नथिंग बट अ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल दी कंज्यूमर? यस सर। क्लियर है सभी को? अच्छा, क्या मैं इसी चीज को ये बोल सकता हूँ कि यही टोटल रेवेन्यू है ऑफ ऑल द फार्मर? फार्मर यहाँ पे एज ए प्रोड्यूसर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो वीट बेच रहा है मार्केट में, अच्छा यहाँ पे एक और अजम्पशन लेके चल रहे हैं, ना ही कोई गवर्नमेंट है, क्योंकि अभी तक आपके सिलेबस में गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, चैप्टर नंबर 6 में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ना ही कोई गवर्नमेंट है, ना ही कोई टैक्स वगैरह लग रहा है, ना ही कोई इंटरमीडिएट मार्केट है। सीधा फार्मर जो है गेहूं को उपजा रहा है, वीट को उपजा रहा है, और कंज्यूमर फार्मर के पास आकर ही गेहूं को ले रहे हैं। तो आप मेरे को ये बताओ कि ये जो रेक्टेंगल एरिया मैंने सेट किया हुआ है यही टोटल एक्सपेंडिचर होगा कंज्यूमर के द्वारा, और यही एक्सपेंडिचर फार्मर का रेवेन्यू होगा। एग्री करते हो? यस सर। ठीक है। अब मान लेते हैं किसी वजह से इकोनॉमी में, या मान लेते हैं किसी वजह से हमारे कंट्री में एक टेक्नोलॉजी आ गई, जिससे कि वो टेक्नोलॉजी बेसिकली हमारे फार्मिंग को थोड़ा आसान कर दिया, तो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी आ गई। तो बताओ, अगर आपके पास एक टेक्नोलॉजी आ जाए जो आपके काम को आसान कर दे, जिसको आप एज ए एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी बोल रहे हो, उससे आपका सप्लाई बढ़ेगा या कमेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, बढ़ेगा। रहेगा। पक्का। तो क्या हो गया कि ड्यू टू इंक्रीज इन एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, जो कि एक गुड न्यूज था फार्मिंग इंडस्ट्रीज के लिए, फार्मिंग इंडस्ट्रीज में एक टेक्नोलॉजी आ गया जो काम को आसान कर रहा है, तो एक गुड न्यूज है फार्मिंग इंडस्ट्रीज के लिए, उससे सप्लाई इंक्रीज होगा। तो सप्लाई यहाँ पे बढ़ गई, सप्लाई कर्व शिफ्ट राइट, कुछ इस तरीके से पैरेलल बनाओगे सब। लेट सपोज ये आपके पास सप्लाई कर्व आ गया। अब बताओ जो नया इक्विलिब्रियम है वो कुछ इस पॉइंट पे आएगा, इवन पॉइंट पे।
अब यस। एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी आने की वजह से देखो प्राइस में जो फॉल आया वो ये आया है, क्योंकि जब सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ाओगे तो नया इक्विपमेंट मेरे पास P1 पे आएगा, तो प्राइस मेरा फॉल P1 से P2 हो चुका है। और जो क्वांटिटी में इंक्रीमेंट आया है वो Q1 से Q2 आया है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो क्वांटिटी में इंक्रीमेंट आया है उससे ज्यादा प्राइस में फॉल आ चुका है। अब मेरे पास ये जो नया रेक्टेंगल है जिसको मैंने ग्रीन मार्कर से अभी सेट कर रहा हूं, दिस इज न्यू टोटल एक्सपेंडिचर बाय द कंज्यूमर, और यही टोटल रेवेन्यू है फार्मर के लिए। बोलो। यस सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो आपका पिंक वाला रेक्टेंगल जो पहले था बॉक्स, जो कि कुछ इस तरीके से बॉक्स था, ये वाला बॉक्स, और जो बाद में एक बॉक्स बना जिसको आपने ब्लू कलर से शेड किया है, तो वो लास्ट वाला बाद वाला बॉक्स की जो एरिया वो कम है, क्योंकि प्राइस में चेंज आया है बहुत ज्यादा से क्वांटिटी में चेंज है थोड़ा ही। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेंथ आपका जो है बहुत ज्यादा कम हुआ है, ब्रेथ थोड़ा सा ही ऊपर आगे बढ़ा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो सेकेंड वाला जो मेरे पास रेक्टेंगल बना है, ये जो है रेक्टेंगल के एरिया कम है। तो आप ये भी बोल सकते यस हो सर। कि जो टोटल एक्सपेंडिचर बाय द कंज्यूमर है नया वाला, वो पहले के कंपेयर में कम है। बोलो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ यस सर। कि जो आपका एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल E1P2OQ2, ये है अब न्यू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर, यही है आपके पास न्यू टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू ऑफ फार्मर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पहला वाला मतलब जो एरिया आपके पास आया है E P1OQ1, ये, और जो एरिया नया आया है E1P2OQ2, कुछ ऐसा सिनेरियो बन गया। यस। सिंस इन टेक्नोलॉजी के आने की वजह से सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई बढ़ने की वजह से प्राइस फॉल हो गया। प्राइस फॉल हुआ, क्वांटिटी में इंक्रीमेंट आई ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड, लेकिन जो क्वांटिटी में इंक्रीमेंट आई है वो बहुत कम आई है जितने से कम। प्राइस आपका फॉल हुआ है। सो डेट इससे क्या हुआ कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है कंज्यूमर का, वो क्या हुआ अब कम हो चुका है। और टोटल एक्सपेंडिचर कंज्यूमर का ही क्या था, टोटल रेवेन्यू फार्मर का, तो टोटल रेवेन्यू भी फार्मर का क्या हो गया, कम हो गया है। अच्छा, कम हो गया। डायग्राम से देखोगे तो ऐसे देखोगे। अदरवाइज अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से देखो, तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है कि जब आपका प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगा, तो देर इज व्हाट, देर इज इनवर्स या डायरेक्ट, बताओ। इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स नहीं, डायरेक्ट। डायरेक्ट। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस। आप बताओ, प्राइस फॉल हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ होगा, फॉल फॉल। हुआ होगा, फॉल। क्या मैं यहां से बोल यस सर। सकता हूँ, क्योंकि वीट मेरा एक इन इलास्टिक गुड था, और वीट अगर मेरा इन इलास्टिक गुड था तो देर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई प्राइस फॉल हुआ, कंज्यूमर के द्वारा टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल हुआ होगा, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यही कहता है। और टोटल एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर का है वही रेवेन्यू है फार्मर का। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरे जो फार्मर का रेवेन्यू है वो भी फॉल हुआ होगा। यस। 1 सेकेंड, ये भी फॉल हुआ होगा। ठीक है। अब मेरे को बात बताओ कि ये जो गुड न्यूज था फार्मिंग इंडस्ट्रीज के लिए, वो फार्मर के लिए बैड है या फिर गुड है। सर बैड है। बैड न्यूज ये इसलिए है क्योंकि सिंस वीट एक आपके पास, अच्छा, फार्मर जो भी उपज कर रहे होते हैं वो एक नेसेसिटीज गुड्स होता है, वो लग्जरी आइटम नहीं उपज करते, वो नेसेसिटी गुड्स होता है बेसिकली ऑन एन एवरेज बेसिस पे देखा जाए तो। ठीक है, बाकी आप अगर थोड़ा एक्सेप्शनल केस में जाओगे, कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो बहुत महंगी होती है तो उसको छोड़ के नॉर्मल लेकर चलते हैं, तो जो भी हम लोग फार्मर उपज करते हैं वो एक नेसेसिटीज गुड्स होता है जिसकी इलास्टिसिटी इन इलास्टिक होती है। और उस टाइम पे सप्लाई बढ़ने की वजह से जो प्राइस में फॉल आएगा, तो उससे जो कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी फॉल करेगा। और कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर ही फार्मर का रेवेन्यू होता है, तो फार्मर की रेवेन्यू भी फॉल करेगी। क्लियर। और अगर फार्मर की रेवेन्यू फॉल की है तो कहने का मतलब
जो एडवांसमेंट आया था टेक्नोलॉजी में वो फार्मर के लिए सही नहीं था। अब यहाँ पे ना आपको एक डाउट आ सकता है कि सर रियल लाइफ सिनेरियो में क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तो कोई भी फार्मर जो है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही नहीं करता, नया एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी आने ही नहीं देता। रियल लाइफ सिनेरियो में कभी भी मार्केट ऐसे अकेला नहीं होता, कंज्यूमर फार्मर ऐसा सिचुएशन नहीं होता। रियल लाइफ सिनेरियो में मार्केट में कई सारे फोर्सेस अलग से लगी हुई होती है, गवर्नमेंट रहता है, इंटरमीडियरीज होता है, गवर्नमेंट जो फार्मर को सब्सिडीज वगैरह देती है, वो क्यों देती है? इन्हीं सब वजह से तो देती है। समझ में पा रहे हो? यस सर। तो ये आपका बुक का एप्लीकेशन है, रियल लाइफ सिनेरियो में ऐसा हो ये जरूरी नहीं। क्लियर है सभी को? एप्लीकेशन नंबर 1, गुड न्यूज फॉर फार्मिंग इज बिकम बैड न्यूज फॉर फार्मर। पेपर में आ सकता है, अगर पेपर में आएगा तो आपको इसी तरीके से ये डायग्राम बनाना है और आपको एक्सप्लेन करना है। नोट्स आपको मिल जाएगा, नोट्स में रात तक अपलोड कर दूंगा ऐप के ऊपर में। हाँ, उमंग न्यू सप्लाई कर हम लोग कुछ इस तरीके से देखे थे कि जब प्राइस आपका मान लो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी आया तो उससे सप्लाई कर क्या होगा? आपका बढ़ेगा ना। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ जाता है आपके फैक्ट्री में या किसी भी चीज में, मान लेते कोई ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे कि आपका प्रोडक्शन बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, तो ऑन दैट टाइम क्या करोगे? आप ज्यादा सामान बना पाओगे, इसलिए सप्लाई कर वापस शिफ्ट करके राइट पर। क्लियर है? चले हम लोग सेकेंड अपने एप्लीकेशन के ऊपर। बोलो, या फर्स्ट वाले में किसी को कोई डाउट? एनीवन? सेकेंड एप्लीकेशन आपके पास है, वाई OPEC fail to increase fail to increase the price of oil in long run। ठीक है, पहले एप्लीकेशन में किसी को डाउट है? सबको समझ में आया? बोलो भाई, तब चलेंगे आगे। यस सर। ठीक है ना यार? जो जो कैमरा ऑन कर सकते हो प्लीज कैमरा ऑन कर लो, सही रहेगा फिर। चलो, सो यस प्रांशु, डाउट है आपको? बोलो। सर वो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसमें हमें हमेशा नेसेसिटी गुड्स लेना है। हाँ हाँ, फार्मर हम लोग लेके चलेंगे कि जो फार्मर उपज करता है, जो फार्मर बेसिकली प्रोड्यूसिंग करता है, वो नेसेसिटीज गुड्स को ही प्रोड्यूस करता है। ओके। आज हम तो यहाँ पे सर अजम्पशन जब लगी हुई हम है, ये देखो। क्वेश्चन करेंगे तो हाँ बोलो। अजम्पशन ज, पहले वो करेंगे, मानेंगे। हाँ, अजम्पशन लेके जब भी पहले वाले एप्लीकेशन में कुछ चीजें अजम्पशन ली गई है, क्या सब ली गई है? पहली तो जो आपके पास क्वांटिटी डिमांड है, जिस गुड्स की आप बात कर रहे हो, वो एक नेसेसिटीज गुड्स है। दूसरा अजम्पशन क्या लेके चले हैं कि यहाँ पे अभी मार्केट में कोई नहीं है, कोई भी इंटरमीडिएट, कोई भी गवर्नमेंट, कुछ नहीं है। क्लियर है? तो ये दो अजम्पशन लेके हम लोग चलेंगे। चलिए, अब हम लोग सेकेंड पे आते हैं कि सबसे पहले कि ये ओपेक क्या होता है, फिर आगे बढ़ेंगे। ये ओपेक बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये उन कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है जिन कंट्रीज के पास जो है पेट्रोलियम अवेलेबल है, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल अवेलेबल है। जैसे अरब देश की बात कर रहा हूँ, तो इसका फुल फॉर्म आई थिंक होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स कंट्री। इस तरीके से इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो लेट अस सपोज, मान लेते हैं टोटल 1, 2, 3, 4 एंड 5, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। पांच ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास जो है, जिनके लैंड, जिनके जमीन के नीचे पानी के जगह पे क्रूड ऑयल। सबको पता है जहां से अरब देश से पेट्रोलियम आता है। ठीक है, जहां से आप पेट्रोलियम बेसिकली कच्चा तेल की नीचे से हम लोग खींचते हैं वो वाला। तो मान लेते हैं ये पांच कंट्री ऐसी है जिनके पास जो है, जिनका लेटर सपोज, जिनके घर में मोटर जो लगा हुआ है ना, तो स्विच देने के बाद, मोटर की लाइन देने के बाद पानी की जगह पेट्रोल निकलता है। ओके, तो जैसे हमारे लिए पानी, वाटर का वैल्यू है, उसी तरीके से इन पांच देशों के लिए जो है उस पेट्रोल का, क्रूड ऑयल का मतलब कच्चा तेल का वैल्यू है। उनके लिए कच्चा तेल की जो वैल्यू है एक नेग्लेजिबल। जैसे वाटर हमारे लिए क्या है? मोटर ऑन करो पानी आ गया। दिल्ली की तो बहुत प्रॉब्लम है, दिल्ली के शहर में, लेकिन जो गांव में रहते हैं हम लोग, वहां पे क्या है? मोटर ऑन करो पानी आ गया। तो हमारे लिए पानी की जो वैल्यू बहुत मिनिमल है, जीरो। कोई भी आएगा, दो तीन बाल्टी देके ऐसे निकाल देंगे, दो तीन बकेट लेके चला जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो इनके लिए उसी तरीके से जो कच्चा तेल है वो क्या, एक फ्री का चीज है। कोई मतलब कोई कॉस्ट नहीं है, वो एक नेग्लेजिबल कॉस्ट पे है।
इनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो बचा हुआ अप्रोक्सीमेटली 250 कंट्रीज है, इनके लिए ये क्रूड ऑयल इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि अब 250 कंट्री में जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज वगैरह चल रही है, डिफरेंट डिफरेंट जो व्हीकल्स वगैरह चल रही है, उन सब के लिए चाहिए पेट्रोल। तो इनके लिए, और इनके पास ये पेट्रोल है नहीं किसी भी तरीके से। तो इन 250 लोगों के लिए, 250 कंट्रीज के लिए जो पेट्रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। जैसे लेट सपोज कोई एक ऐसा कंट्री जहां पानी है ही नहीं, तो उनके लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट होगा। और मेरे पास पानी अवेलेबल है, इंडिया में पानी अवेलेबल है, तो यहाँ पे पानी की वैल्यू नहीं है। तो सेम यही सिनेरियो, जैसे हमारे लिए पानी है, उसी तरीके से ये 7 कंट्रीज, सॉरी 5 कंट्रीज के लिए कच्चा था, ये मतलब क्रूड ऑयल था, पेट्रोलियम है। और जैसे हमारे लिए पेट्रोलियम है, उसी तरीके से जो है बेसिकली उनके लिए पानी होता जब उनके पास पानी नहीं अवेलेबल होता। तो मैं बस इतना आपको समझाना चाहता हूँ पहले, कि जो क्रूड ऑयल है इन 5 कंट्रीज के लिए एक नेग्लिजिबल वैल्यू लेके चल रहा होता है, और ये 250 कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके। किसी दिन क्या हुआ, इन इस 250 कंट्री में से किसी एक कंट्री को ये पता चला कि कंट्री नंबर 2 के पास ना क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है। तो इन 250 में से कोई एक कंट्री कंट्री नंबर 2 के पास गया और उसको बोला कि मेरे को ना आप एक टैंक पेट्रोलियम दे दो, क्रूड ऑयल दे दो। तो इसने क्या किया, मोटर में लाइन दे दिया। लेटर सपोज मान के चलते भी मोटर चलाएंगे, तेल निकल जाएगा, उससे तेल निकालने का खर्च बहुत होता है, उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। और वो क्यों होती है मैं आपको एक न्यूज बताऊंगा, 4 साल पहले आई हुई थी, बट ठीक है, अभी फिलहाल समझते हैं कि मोटर ऑन करेंगे और क्रूड ऑयल कच्चा तेल निकल जाएगा। तो इसने क्या किया, आराम से मोटर ऑन किया, तेल कच्चा तेल निकला, इसके टैंकर में भर दिया। और इसने क्या किया, उस तेल के बदले इसको $10 दे दिए, और तेल लेकर अपने कंट्री में ये लेके आ गया। अब ये जो कंट्री 1 था, ये अपने पड़ोसी देश कोई होगा, नाइबर कंट्री, उसको जाके बताया कि आप ना ये जो 5 कंट्री है, इस 5 कंट्री में से कंट्री नंबर 2 के पास जाओ, और इनके पास ना बहुत सारा पेट्रोलियम है, $10 देना, आप उससे एक टैंक तेल लेकर आ जाना। ये चीज जो है, अब जो ये 5 कंट्री है, इस 5 कंट्री में जो कंट्री 1 है, कंट्री 3 है, कंट्री 4 है, कंट्री 5 है, इसके पास भी तो क्रूड ऑयल अवेलेबल है। और इसके लिए भी इस क्रूड ऑयल का जो वैल्यू है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। तो जब कंट्री 1 ने देखा कि जो कंट्री 2 है वो क्या कर रहा है कि मोटर चला रहा है, क्रूड ऑयल निकाल रहा है, उसको $10 में बेच दे रहा है। तो कंट्री 1 के लिए मतलब मेरे लिए कुछ ये ऐसा सिनेरियो होगा कि मेरा बगल वाला जो पड़ोसी है वो क्या कर रहा है कि मोटर चलाकर पानी निकाल रहा है और पानी को $10 में बेच रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं भी चाहूंगा कि अपने मोटर चलाऊं और पानी निकाल कर बेचूं। तो मैंने क्या किया, सिंस अब कनेक्शन किसके बीच में था, ये इस 5 में से, इस ओपेक वाले कंट्री में से कंट्री 2 का और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का इसका कनेक्शन था। इस कंट्री मतलब 5 वाले ओपेक वाले कंट्री में से जो कंट्री नंबर 1 है, इसने क्या किया, अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे आया, बोला कि आप क्रूड ऑयल आपको चाहिए ना, तो मैं भी क्रूड ऑयल दे दूंगा, आप मेरे पास आओ, मैं आपको क्रूड ऑयल $8 में ही दे दूंगा। अब बताओ ये 250 कंट्री किसके पास जाएगा क्रूड ऑयल लेने के लिए, पहले वाले के पास, फर्स्ट वाले। फर्स्ट वाले के पास। अब फर्स्ट वाले को देख के ये तीसरा वाला ने फिर दिमाग लगा लिया, तीसरा वाला फिर से रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड पे आया और बोला कि ऐसा करो, आप उन दोनों से मत लो, कोई आपसे 10 ले रहा है, कोई आपसे $8 ले रहा है, मेरे पास आओ, मैं आपको $6 में ही दे दूंगा। पांचवा वाला ऐसा देखा, पांचवा वाला कहता है कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको $4 में ही दे दूंगा। ये चौथा वाला, फोर्थ वाला देखा, ये बोला मेरे पास आओ, मैं आपको $1 में ही दे दूंगा। ये सब, ये जो फोर्थ वाला कंट्री है, ये $1 में देने के लिए क्यों एबल है, क्योंकि इसके पास जो क्रूड ऑयल की वैल्यू है वो जीरो है। वो आराम से मोटर में लाइन दे रहा है और क्रूड ऑयल निकल रहा है। तो देखते ही देखते क्या हुआ, इन 5 कंट्री के बीच में प्राइस वार छिड़ गया कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मेरे से खरीदे तेल, मेरे से खरीदे तेल। तो उसने प्राइस को कम करना चालू कर दिया, कोई 10 ले रहा था तो मैंने बोला 8 लेके मेरे से ले लो, मेरे बगल वाला बोला कि 6 लेके मेरे से ले लो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब ये देखते देखते जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो $1 पे पहुंच गया, $10 से सीधा $1 पे पहुंच गया। अब क्या करें, तो अब जो है ये 5 कंट्री एक साथ बैठी, और एक साथ बैठ के इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, दैट इज ओपेक। ठीक है। अब ये ओपेक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इस ओपेक में वो सारी कंट्री आती है जिनके पास क्या होता है, क्रूड ऑयल का संसाधन है, क्रूड ऑयल का रिसोर्सेस है। इन्होंने एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि जो ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास नहीं जाएंगे ये बोलने के लिए कि मेरे पास आओ, मेरे से तेल लेके जाओ।
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो अपने मन से चूज करेगी कि वो किस कंट्री से तेल लेकर जाना चाहती है, किस कंट्री से तेल परचेज करना चाहती है। हम लोग बस इतना करते हैं कि जितने मतलब लेटर सपोज इस 5 कंट्री के पास तेल था, तो इस पांचों कंट्री ने बस इतना किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और तेल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल का प्राइस को फिक्स कर दिया $5। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि भले किसी से क्यों ना आ जाए, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसी भी कंट्री के पास क्यों ना आ जाए तेल लेने के लिए, तेल बेचेंगे ₹5 में ही। अब वो जिसके पास आएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो उससे तेल लेकर जाएगा। हम लोग किसी के मतलब ये 5 कंट्री किसी के पास नहीं जाएगी कि बोलने के लिए कि मेरे से तेल ले जाओ। 5 कंट्री अपने जगह पे रहेगी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसके पास आया वो तेल लेके जाएगा, बदले में $5 देके जाएगा। ये फिक्स हो गया। तो यहीं से ऑर्गेनाइजेशन एक तैयार हुई ओपेक की। यहां तक समझ में आया ओपेक का क्या कंसेप्ट है? यस। चलिए अब एक समझ में आ गया। अब मान लेते हो ये तो समझ में आई, ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन था, इन्होंने प्राइस को फिक्स कर दिया। अब एक तरीके से ये एक सिंगल सप्लायर बन गए। अब ना ओपेक के मन में एक लालच आ गया एक टाइम पे कि ये देख रहे हैं कि सिंस हम ही 5 कंट्री हैं जो कि पेट्रोल दे रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पेट्रोल तो लेना ही पड़ेगा, तो क्यों ना ऐसा करें कि मैं ना सप्लाई कम कर देता हूँ। मैंने ये तो बोल दिया रेस्ट ऑफ द कंट्री को कि मैं जो प्राइस है $5 है, तो मैं ऐसा करता हूँ सप्लाई को कम कर देता हूँ। तो ऑब्वियसली सी बात है, जब सप्लाई कम होगी तो प्राइस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अगर इकोनॉमी मार्केट में किसी भी चीज की सप्लाई कम हो जाती है और लेने वाले बहुत हैं तो प्राइस उस चीज की बढ़ेगी ना। तो ओपेक ने ये सोचा कि मैं अपने प्राइस को बढ़ा दूं, तेल के प्राइस को, और इसके लिए उसने डायरेक्टली तेल के प्राइस को नहीं बढ़ाया, उसने क्या किया, सप्लाई को कम कर दिया। अब इससे क्या होता है वो हम लोग को पढ़ना है इस एप्लीकेशन में। तो आपने लास्ट क्लास में एक कंसेप्ट देखा था, टाइम होरिजन, मैंने लिखवाया था, याद हो आपको? तो टाइम होरिजन में मैंने बोला था कि शॉर्ट टर्म में जो आपके पास सामान है उसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो तो इन इलास्टिक होगी, जैसे मैंने गैसोलाइन गैस गैस के फॉर्म में बेसिकली समझाया था। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म की बात करोगे तो अब आप इसकी डिमांड डिमांड को इलास्टिक कर दोगे। मतलब शॉर्ट टर्म में आपके पास ऑप्शन नहीं होता कोई दूसरे जगह पे जाने का, कोई दूसरे आइटम को परचेज करने का, तो इस टाइम पे तो आपकी जो इलास्टिसिटी है वो इन इलास्टिक होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप क्या करते हो, किसी दूसरे अल्टरनेटिव चीज को फाइंड आउट कर लेते हो, और उस टाइम पे क्या हो जाता है, आपकी डिमांड इलास्टिक हो जाती है। जब शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो शॉर्ट सर टर्म में, यस, सर शॉर्ट टर्म में इलास्टिक होनी चाहिए ना, क्योंकि हम डिमांड को ज्यादा चेंज कर पाएंगे, क्योंकि नहीं चेंज कैसे कर पाएंगे, शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं कर पाएंगे ना। लेटर सपोज आपके पास एक कार है जो पेट्रोल पे चलता है, अचानक से कल पेट्रोल का दाम बढ़ जाए तो कार चेंज कर दोगे? नहीं ना। लेकिन लॉन्ग टर्म में कर दोगे। अब आने वाला कोई कार परचेज करते हो किसी 5 साल 10 साल के बाद, तो ऑन दैट टाइम ये सोच के चलोगे कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, पेट्रोल को छोड़ के सीएनजी वाला कार परचेज कर लेते हैं। ठीक है। सर कि ड्यूरेशन, जैसे कि एक प्लेस है वहां पे हमारे पास, अच्छा वो सब्स्टिट्यूट भी उसमें लग जाएगा हाँ तब कर हाँ पाएंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म में डिवाइड कर दिया। टाइम ओरिजिन है, टाइम ओरिजिन को मैंने दो अलग अलग डिफरेंट में डिवाइड कर दिया, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में जो आपके पास डिमांड क्वांटिटी है उसकी डिमांड इन इलास्टिक होगी, उसकी प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड जो होगी वो इन इलास्टिक होगी, मतलब लेस देन वन। और लॉन्ग टर्म में वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन वन। बताओ, जब इलास्टिसिटी इन इलास्टिक है, प्राइस इलास्टिक डिमांड लेस देन वन है, तो डिमांड का कैसा बनेगा, स्टीपर या फ्लैटर? स्टीप। और इस सर केस में स्लीपर। फ्लैट। ठीक लेटर। है। हमें क्या करना है कि ओपेक जो है वो अपना प्राइस को इंक्रीज करना फेल कर गई, कब की, लॉन्ग रन में। इस चीज को देखना है। इस चीज को देखने के लिए हम लोग दो डायग्राम देखेंगे, शॉर्ट टर्म वाला अलग, लॉन्ग रन वाला अलग। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने दो डायग्राम बनाया। कुछ इस तरीके से मैंने लिखा, ये है हमारे पास क्वांटिटी डिमांड ऑयल का, और ये हमारे पास प्राइस है। सेम यहाँ पे मैंने लिखा क्वांटिटी डिमांड, और ये रहा हमारे पास प्राइस, और ये रहा हमारे पास क्वांटिटी डिमांड। मैंने क्या किया, पहले वाले डायग्राम को मेंशन कर दिया ये शॉर्ट टर्म है, और दूसरे वाले को मैंने मेंशन कर दिया ये लॉन्ग टर्म है। ओके। शॉर्ट टर्म में जो डिमांड कर्व बनेगा
ऑयल के लिए बताओ क्या बनेगा, स्टीपर या फ्लैटर? स्टीपर। रिलेटिवली मैंने डिमांड कर स्टीपर बना दिया। लॉन्ग रन में जो डिमांड कर बनेगा वो क्या बनेगा, फ्लैटर। तो मैंने एक फ्लैटर डिमांड कर बना दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन टाइम होरिजन के हिसाब से शॉर्ट टर्म में मैंने ऑयल का डिमांड बनाया, डिमांड कर स्टीपर क्योंकि वहां पे इलास्टिसिटी इनइलास्टिक होती है। लॉन्ग टर्म में मैंने बनाया फ्लैटर क्योंकि यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिक होती है। ओके। सप्लाई के बारे में मेरे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं सप्लाई कर्व क्या करूंगा, नॉर्मल बनाऊंगा। ये मेरे पास सप्लाई कर्व यहाँ पे रहा, और सेम सप्लाई कर्व मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से। ओके। अब देखते हैं पहले शॉर्ट टर्म में। तो इनिशियली ये रहा इक्विलिब्रियम पॉइंट E1। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था। हम लोग क्या कर रहे थे, P1 प्राइस और Q1 क्वांटिटी की डिमांड कर रहे थे। ये इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ रहा। ओपेक ने प्राइस को इंक्रीज करना चाहा, कि वो चाह रहा था कि मैं प्राइस को इंक्रीज करूं। तो उसके लिए उसने क्या किया, डायरेक्टली प्राइस को इंक्रीज नहीं किया, उसने अपने सप्लाई को फॉल कर दिया। ठीक है। तो उसने अपने सप्लाई को फॉल कर दिया कुछ इस तरीके से, सप्लाई कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड कुछ ऐसा। जैसे ही सप्लाई उसने फॉल कर दिया, अब शॉर्ट टाइम में कोई पेट्रोलियम का यूज करना छोड़ तो सकता नहीं है, तो सप्लाई कम करेगा और लोगों को पेट्रोल की जरूरत है। तो कुछ भी पैसा देने में क्या करेंगे, मतलब जाएंगे, मेरे को मैं थोड़ा ज्यादा पैसा दे रहा हूँ, मेरे को पेट्रोल दे दो। कोई दूसरा कंट्री जाएगा, वो कहेगा मैं थोड़ा और ज्यादा पैसा दे रहा हूँ, मेरे को पेट्रोल दे दो पहले। तो सिंस सप्लाई कम है तो प्राइस क्या होगी, उसकी इंक्रीज हो गई। तो साफ साफ दिख रहा है आपको, क्या प्राइस बढ़ गया P1 से P2। और क्वांटिटी कम तो हुआ है लेकिन बहुत थोड़ा, Q1 से Q2। तो मुझे बताओ क्या ओपेक इस बार फायदे में है? ऑब्वियसली फायदे में। पहले उसके पास ये आ रहा था टोटल एक्सपेंडिचर, और यू कैन से टोटल रेवेन्यू, मतलब सारी कंट्री का एक्सपेंडिचर ये था, तो ओपेक कंट्री का पहला वाला रेवेन्यू ये था। अब ओपेक कंट्री का रेवेन्यू कौन सा हो गया है, ये वाला, जहां पे प्राइस बहुत तेजी से बढ़ा है और क्वांटिटी क्या हुआ है, बहुत कम फॉल किया है। और आप सभी बताओ, जब शॉर्ट टर्म में जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, लेस देन 1 होती है। और यहाँ पे यस। देर इज व्हाट, देर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। बताओ प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। यस। और जो बाकी कंट्री के लिए एक्सपेंडिचर है, वही ओपेक के लिए क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू। तो शॉर्ट टर्म में जब ओपेक ने सप्लाई कम किया था जिसकी वजह से प्राइस बढ़ गया, उससे कंट्री का एक्सपेंडिचर, बाकी कंट्री का एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो ओपेक की रेवेन्यू बढ़ गई। तो क्या शॉर्ट टर्म में जो है ओपेक अपना काम करने में सफल रहा? यस सर। बोलो सफल रहा ना। तो शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, उसने जीत ली बाजी। शॉर्ट टर्म में उसने सप्लाई कम किया और सच में प्राइस बढ़ गया, और उसके पास रेवेन्यू भी उनकी बढ़ गई। तो शॉर्ट टर्म में तो ओपेक ने, चलो ठीक है, मजे में आ गए हम। अब देखते हैं क्या लॉन्ग रन में भी ऐसा होगा। लॉन्ग रन में ये रहा इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो पहले जो है इतना क्वांटिटी वो सप्लाई करता था ओपेक, Q1 एट विच प्राइस, P1। फिर से ओपेक ने सोचा चलो सप्लाई कम करते हैं, चलो कर लो सप्लाई कम, जितना पहले किया लेटर सपोज मैं उतना ही कर रहा हूँ। चलो अब सब दिख रहा होगा। सप्लाई कर को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट वार्ड। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा आएगा, ये इक्विलिब्रियम इज दिस E2। बताओ क्वांटिटी कितने से फॉल हुआ है, Q1 से Q2 पे आ चुके हैं। प्राइस कितने से बढ़ाने में वो सक्षम रहा, P1 से जस्ट P2। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि पहले जो टोटल एक्सपेंडिचर था बाकी सारे कंट्री का वो ये था, तो यही रेवेन्यू थी किसकी, ओपेक की। बोलो अगर ये था, यही रेवेन्यू होगा ओपेक का। अब जैसे ही सप्लाई को बढ़ाया इसने, सप्लाई के बढ़ाने से क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज हुआ बहुत थोड़े से, क्वांटिटी में डिक्रीमेंट बहुत ज्यादा से आ चुका है क्योंकि लॉन्ग रन में आ चुके हैं। और लॉन्ग रन में अब लोगों के पास क्या है, ये ऑप्शन है कि वो किसी और अल्टरनेटिव चीज को ढूंढ सके। क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ओपेक ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लिया, खुद का नुकसान खुद खुद से करवा दिया। आप ऐसे देख सकते हो और इस तरीके से भी देख सकते हो।
लॉन्ग रन में जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, इलास्टिक होती है। और इलास्टिसिटी इलास्टिक होती है तो यहाँ पे क्या होता है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, इनवर्स रिलेशन, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। अगर प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर फॉल करेगा। और ये कम टोटल होगा। एक्सपेंडिचर किसका है, कंट्री का, बाकी कंट्री का, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। और टोटल यही टोटल एक्सपेंडिचर ओपेक के लिए क्या था, रेवेन्यू था। तो आज जब ओपेक ने रेवेन्यू। प्राइस को बढ़ाया तो उसकी रेवेन्यू फॉल हो गई। तो लॉन्ग रन में ओपेक प्राइस को इंक्रीज करने में फेल हो गया। ये इसलिए होगा क्योंकि अब जो है ओपेक को अपने प्राइस को कम करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू सेल दी क्वांटिटी। क्योंकि ये कम नहीं करेगी तो इसको रेवेन्यू कम होती जाएगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे रेवेन्यू और कम होती जाएगी। तो अब फिर से उसको कम करना ही पड़ेगा प्राइस को। क्लियर है। सेकेंड वाला यस एप्लीकेशन, सर। आज से 4-5 साल पहले एक न्यूज आया हुआ था, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो या याद हो तो, कि जितने भी ये क्रूड ऑयल निकालने वाली कंट्री थी वो फ्री में ऑयल देने के लिए तैयार थी, फ्री में, कि आप मेरे से बस ऑयल लेके जाओ। ये इसलिए हो गया था क्योंकि सिंस उस टाइम पे एक टाइम ऐसा आया था कि पेट्रोल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्रूड ऑयल का प्राइस उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। तो जब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था तो डिमांड धीरे धीरे कम हो गई। अब डिमांड धीरे धीरे कम हो गई तो जो कच्चे तेल का प्रोडक्शन करते थे वो जो ओपेक कंट्री है, उनको स्टोरेज के लिए भी तो कैपेसिटी चाहिए, एक स्टोरेज कैपेसिटी भी तो होता है लिमिटेड। ऐसा तो नहीं कि जितना आप प्रोडक्शन करो स्टोरेज करते चलो। तो स्टोरेज उनका फुल हो गया, तो उन्हें अपना स्टोरेज को खाली करना था। और स्टोरेज खाली करने के लिए उसने कई सारे कंट्री को ऑफर दिया था कि आप फ्री में मेरे से क्रूड ऑयल लेके चले जाओ। अब बहुतों के दिमाग में यह बात आया हुआ कि सर स्टोरेज को क्यों खाली कर रहा है, वो प्रोडक्शन को बंद कर देता। जब तक स्टोरेज भरा हुआ है तब तक प्रोडक्शन को बंद कर देंगे। तो क्रूड ऑयल में कुछ ऐसा सिनेरियो है कि अगर आप प्रोडक्शन को बंद कर दोगे ना तो जो तेल जो है वो और नीचे चले जाएगा। फिर दोबारा जब आप तेल को खींचोगे ऊपर, प्रोडक्शन फिर दोबारा जब स्टार्ट करोगे तो उस तेल को खींचने में बहुत ज्यादा लंबा कोस्ट आपको पकड़ा जाएगा। जितना आपको स्टोरेज में निकालने में जो खर्च था ना, उससे कई गुना ज्यादा। तो क्रूड ऑयल के में कभी भी आप तेल का प्रोडक्शन निकालना मतलब तेल को खींचना बंद नहीं कर सकते। तेल को खींचना बंद करोगे तो वो तेल बहुत नीचे चला जाएगा और दोबारा से खींचने के लिए आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट पे करना पड़ेगा। क्लियर है। तो एक बार एक ऐसा आया था सिनेरियो कि जो ओपेक कंट्री थी वो फ्री में तेल देने को तैयार थी। क्लियर। यस सर। ये समझ में आया। एप्लीकेशन नंबर 2, यस सर। व्हाई ओपेक फेल टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑयल इन लॉन्ग रन। किसी को डाउट, एनीवन। नो। चलो, ये समझ में आएगा। जो थर्ड हम लोग देखते हैं, आपके पास एक तीसरा एप्लीकेशन। तीसरा एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से है, ड्रग इंटरडिक्शन वर्सेस ड्रग एजुकेशन। ये मेडिसिन वाला ड्रग नहीं है, ये वो नशा करने वाला ड्रग है, इलीगल कंपोनेंट। ठीक है। चलो, अच्छा ड्रग की बात करें तो यस। क्या मैं ड्रग को या फिर जितने भी नशे वाले कंपोनेंट है उसको मैं हैबिट में कंसीडर कर सकता हूँ, हैबिट ऑफ कंज्यूमर। यस। कोई भी जो लोग नशा ज्यादा करता है वो हैबिट की वजह से करता है, लत लग जाती है उसको। और अगर किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी को आप, किसी भी पर्टिकुलर कॉमोडिटी की अगर आपको लत लग गई है तो क्या मैं बोल सकता हूँ उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी के लिए जो आपकी इलास्टिसिटी होगी वो इन इलास्टिक होगी। और यस। यू कैन से परफेक्टली इन इलास्टिक होगी। पैसा कुछ भी ले लो, मेरे को सामान चाहिए चाहिए। बोलो। यस। तो यहाँ पे हम लोग ये सिनारियो लेके चलेंगे। ड्रग एक हैबिट ऑफ कंज्यूमर होता है। अगर किसी को ड्रग का नशा मतलब ड्रग का लत लग चुका है तो अब उसको जो है किसी भी कीमत पे वो ड्रग चाहिए। तो ड्रग एक तरीके से लिए कंज्यूमर के लिए एक इनइलास्टिक प्रोडक्ट हो गया जहां पे आप कोई भी अमाउंट देने को तैयार हो। तो अब ना गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि मैं ड्रग इंटरडिक्शन मतलब गवर्नमेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि किसी तरीके से ड्रग का जो कंजम्पशन है वो अपने पॉपुलेशन में कम करें, लोग ड्रग का सेवन कम करें। ये गवर्नमेंट का मेन मोटिव है। तो गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन था। एक तो ड्रग इंटरडिक्शन करे, मतलब यहां से होता है कि इसका मतलब होता है कंट्रोल ओवर सप्लाई। आप ऐसा कर दो, मतलब किसी ने गवर्नमेंट को आकर बोला कि आप ऐसा कर दो कि सप्लाई को पे कंट्रोल कर दो।
मतलब जैसा कि हो भी रखा है, ड्रग एक बेसिकली इलीगल चीज है, नॉर्मली आपको मार्केट में मिलेगा नहीं, तो एक तरीके से सप्लाई पे कंट्रोल है। तो बोला कि एक ऑप्शन है कि आप क्या कर दो, सप्लाई पे कंट्रोल कर दो। दूसरा बोलता है कि एक और ऑप्शन है, कोई इकोनॉमिस्ट आके बोलता है कि आप ऐसा करो कि सप्लाई पे कंट्रोल ना करके आप ड्रग एजुकेशन दो। एजुकेशन मतलब कि ड्रग के जो कॉन्सिक्वेंसेस है ये आप उनको समझाओ, बाकी लोगों को समझाओ कि ड्रग नहीं लेना चाहिए। जैसे हम लोग सिगरेट के पैकेट पे देखते हैं, पीछे में एक चित्र बना हुआ होता है, वो एक तरीके से क्या हमें बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है कि आप उस चीज को मत कंज्यूम करो, उससे आपको प्रॉब्लम होगा। तो उस तरीके उसको हम लोग बोलते हैं एजुकेशन, ड्रग एजुकेशन, या आप उसको एक तरीके से एजुकेट कर रहे हो कि इस चीज का आप सेवन मत करो, बट फिर भी सेवन करने वाले सेवन करते ही हैं। तो ये दो चीजों के बीच में हमें देखना है कि कौन सा हमारे लिए बेटर है। क्वेश्चन समझ में आया? ड्रग्स के कंजम्पशन को यस कम सर। करने के लिए ड्रग इंटरडिक्शन बेटर है या ड्रग एजुकेशन बेटर है, ये हम देखना चाहते हैं। और ड्रग एक बेसिकली कौन सा गुड है? परफेक्ट इन इलास्टिक हैबिचुअल गुड है, जहाँ पे इलास्टिसिटी जो होती है वो इन इलास्टिक होती है। तो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया, दो केसेस बनाएंगे यहाँ पे भी, मतलब कि कुछ इस तरीके से। ये जो आपके पास पहला वाला है डायग्राम, इसमें हम लोग देखेंगे ड्रग इंटरडिक्शन, और दूसरे वाले में हम लोग देखेंगे ड्रग एजुकेशन। यहाँ रहा हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ड्रग, और वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ ड्रग। ठीक है। अगर ड्रग एक इनइलास्टिक प्रोडक्ट है जिसकी इलास्टिसिटी इनइलास्टिक है, तो बताओ जो डिमांड कर बनेगा वो क्या बनेगा? रिलेटिवली स्टीपर बनेगा। तो यहाँ पे मैंने एक डिमांड कर रिलेटिवली स्टीपर बना दिया, और एक मैंने यहाँ पर रिलेटिवली स्टीपर बना दिया, कुछ ऐसा। ठीक है। सप्लाई के बारे में मेरे को अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो नॉर्मल मैं सप्लाई कर दोनों जगह सेम बनाता हूँ। ये हमारे पास एक सप्लाई कर्व है, सिमिलरली एक और यहाँ पे हमारे पास सप्लाई कर्व है, कुछ इस तरीके से। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ड्रग इंटरडिक्शन में। मतलब कि इनिशियली ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था E1, तो जो मार्केट में ड्रग मिल रहा था वो P1 प्राइस पे मिल रहा था, और इस P1 प्राइस पे जो ड्रग की क्वांटिटी सब हो रही थी वो Q1 हो रही थी, कुछ इस तरीके से इक्विवेलेंट क्वांटिटी Q1। ड्रग इंटरडिक्शन क्या कहता है कि गवर्नमेंट के द्वारा सप्लाई पे कंट्रोल कर देना। गवर्नमेंट क्या करती है? सप्लाई पे कंट्रोल कर देती है। ये उन्होंने क्या किया कि ड्रग्स बेचना इलीगल है, ड्रग्स जो बेच रहे थे सप्लाई उन सबको हटा दिया मार्केट से। तो बताओ, सप्लाई पे कंट्रोल अगर हम लोग कर रहे हैं तो सप्लाई कर शिफ्ट राइट वर्ड करेगा या लेफ्ट वर्ड करेगा? लेफ्ट सर वर्ड। लेफ्ट वर्ड। लेफ्ट वर्ड करेगा, तो सप्लाई कर शिफ्ट हो गया लेफ्ट वर्ड इस अमाउंट से, कुछ ऐसा। ऐसा तो सिंस ड्रग इंट्रोडक्शन हुआ, सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ लेफ्ट वर्ड, मार्केट में देखो क्या हुआ। मार्केट में ड्रग अब जो है बिकना, डायरेक्ट बिकना तो मिल नहीं रहा है क्योंकि इलीगल है, तो चोरी छुपे मिलेगा। चोरी छुपे मिलेगा तो ब्लैक मार्केट हो रही है, और ब्लैक मार्केट वाले सामान का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो ड्रग का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। क्या डिमांड में जो फॉल आया है, जितने से प्राइस इंक्रीज हुआ उतने से डिमांड में भी फॉल आया है क्या? नहीं आया है। ठीक है। तो इससे क्या होगा? जो ड्रग के हैबिट कर रहे हैं, जिनको लत लग चुकी है ड्रग की, वो आज जो पहले P1 में उसको ड्रग अवेलेबल था, वो अब P2 में ड्रग खरीद रहा है। तो अब वो ज्यादा पैसा देके ड्रग खरीद रहा है। तो अगर उसके पास पैसा नहीं है, बाप दादा का पैसा नहीं है, तो वो पैसा लाने के लिए क्या करेगा? क्राइम करेगा। इससे क्या हुआ? क्राइम बढ़ चुका है, क्राइम बढ़ गया, ब्लैक मार्केट में ज्यादा ऑपरेशन होने लगा। आपके लोग एरिया में क्राइम की इंक्रीमेंट हो गई। तो हमने क्या देखा, जब गवर्नमेंट ने सप्लाई पे कंट्रोल किया, ड्रग इंट्रोडक्शन किया, तो इससे प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्वांटिटी में फॉल आई लेकिन बहुत कम का फॉल आई। तो एक तरीके से ड्रग इंट्रोडक्शन आपको उतना बेटर रिजल्ट नहीं दे पाया। अब दूसरा इकोनॉमिस्ट कहता है एक बार ड्रग एजुकेशन करके देखो। ड्रग एजुकेशन का क्या मतलब है? नॉर्मल कि आप लोगों को ये बताओ कि ड्रग लेने से क्या कंसिक्वेंसेस है, क्या सब आपके पास होगा। ठीक है। 10 साल की जिंदगी 2 साल हो जाएगी।
तो अब मेरे को बात बताओ, मैं लेट सपोज मैं ड्रग ले रहा हूँ, मेरे को कोई आके ज्ञान दे रहा है, या मैं मेरे को किसी का बात बहुत समझ में आ गया कि हाँ ये बोल रहा है कि नहीं ड्रग मत लो, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, ड्रग की डिमांड को कम करूंगा या बढ़ाऊंगा? कम करें। कम करूंगा ना। तो ड्रग एजुकेशन से क्या होगा, सप्लाई में तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, सप्लायर तो बेच रहा है पैसे देकर, इम्पैक्ट किस पे आएगा, डिमांड कर्व पे। तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट लेफ्ट वार्ड, डिमांड कर्व आपका शिफ्ट हो गया लेफ्ट वार्ड, कुछ इस तरीके से। डी डैश, पहले इक्विलिब्रियम ये था E1, तो मार्केट में Q1 क्वांटिटी का ड्रग का कंजम्पशन हो रहा था और एट प्राइस P1 पे। जैसे ही ड्रग एजुकेशन जोरों शोरों से होने लगा, ड्रग जो भी लोग ड्रग ले रहे थे उसको जोरों शोरों से समझाया जाने लगा, तो उन्होंने क्या किया, ड्रग की क्वांटिटी को कम कर दिया, मतलब डिमांड कम कर दिया। डिमांड करने से अब इक्विलिब्रियम E2 पे आ गया, प्राइस भी फॉल हुआ है, क्वांटिटी भी फॉल हुआ है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि इन रेदर देन यूजिंग ड्रग इंट्रोडक्शन, ड्रग एजुकेशन इज अ बेटर ऑप्शन? यस सर। ठीक है, तो ड्रग एजुकेशन बेटर ऑप्शन है इन प्लेस ऑफ ड्रग इंट्रोडक्शन। क्लियर? तो ये आपके पास तीसरा एप्लीकेशन है। तो समटाइम्स क्या होता है कि सप्लाई पे कंट्रोल करने से ही किसी चीज की क्वांटिटी का जो है कंजम्पशन कम नहीं होता, आपको उसके ऊपर थोड़ा एजुकेशन देना होता है। इसके ऊपर कई सारे ऐसे मतलब पेपर्स वगैरह बने हुए हैं, रिसर्च पेपर बने हुए हैं, जो आप लोग पढ़ोगे तो बहुत अच्छा अच्छा है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। आप आगे जाके इस पे बहुत सारे रिसर्च पेपर कर सकते हो। मैंने अपने मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के टाइम पे इसी टॉपिक पे रिसर्च किया था, ड्रग इंट्रोडक्शन वर्सेस ड्रग एजुकेशन। क्लियर है? थर्ड थर्ड वाला आपका ये एप्लीकेशन। एनी और किसी को डाउट तीसरे एप्लीकेशन में? ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो इन तीनों में से कोई एक एप्लीकेशन जरूर आएगा आपके पेपर में। मैं 99% श्योर हूँ, एक ही परसेंट चांस है कि नहीं आए, बट तीनों में से कोई एक जरूर आए। इसकी नोट या एक्सप्लेनेशन मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हो या खुद से भी नोट्स बना सकते हो अगर आपको मर्जी है, तो वैसे मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। तो इन तीनों एप्लीकेशन को देख लोगे, मिड पॉइंट मेथड देख लोगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 का मिड पॉइंट मेथड एंड परसेंटेज मेथड इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 5 एक तरीके से आपको मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 नंबर देके जाएगा पेपर में। यहाँ तक में आपका चैप्टर नंबर 5 भी मेरी तरफ से क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि फिर हम लोग आई थिंक गवर्नमेंट पॉलिसी वगैरह आएगी, टैक्सेशन वगैरह का कंसेप्ट आएगा। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए हम लोग रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहे हैं।